Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the physics class. फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर शुरू किया था और इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी फिक्स हो तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास फिर नई फिजिकल क्वांटिटीज जो डेवलप हो जाती हैं और उनमें से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखी जी, फिर उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और आखिर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे एंड द सेकंड पार्ट इज ग्रेविटेशन। ठीक है जी, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ठीक है जी, अब हमने इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा देखना है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो एक लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ को 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने पेश किया था, प्रपोज किया था। सर आइजैक न्यूटन का ये सर आइजैक न्यूटन वही है जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन भी, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो भी इन्होंने ही पेश किए थे। तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि ये फिजिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने बहुत फिजिक्स में वर्क किया है, काफ़ी फील्ड में फिजिक्स की, लाइट, फोर्स, ग्रेविटेशन, काफ़ी चीज़ों पे, साउंड वगैरह पे इन्होंने तो सर आइजैक न्यूटन ने कई चीज़ों को स्टडी किया था, लॉ पेश किए थे। वन ऑफ द लॉ प्रपोज बाय सर आइजैक न्यूटन इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो इन्होंने 1686 में पेश किया। इस लॉ के मुताबिक सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distances between their centers। यानी कि इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि आपकी कायनात में पाए जाने वाली हर दो चीज, एवरी बॉडी, हर दो चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी कायनात में पाई जाने वाली हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मैं इस वक्त बैठा हुआ, मेरे सामने मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। दो आमने सामने पड़ी हुई बेंचेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दो बॉल रखी हुई होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। एक टीवी रखा हुआ है सामने, एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर चीज कायनात की। क्योंकि इससे पहले ये तस्वुर किया जाता था कि सिर्फ चंद चीजों में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैग्नेट हो गया, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लोहे को, चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्जेस को। इसी तरह प्लेनेटरी बॉडीज होती हैं जैसे कि अर्थ, मून, सन, ये अट्रैक्ट करती हैं। तो सिर्फ चंद चीज़ों तक मखसूस की हुई थी जी एट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने इस लॉ के अंदर कहा कि नहीं कि चंद चीज़ों तक ये मखसूस नहीं है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी, हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही होती है। जिस फोर्स के जरिए ये चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में फिर सर आइजैक न्यूटन ने ना सिर्फ आपको ये बताया कि ये है मौजूद दो चीज़ों के दरमियान, बल्कि ये भी बताया वो है कितनी। आगे देखें लॉ में क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो चीज़ों के दरमियान पाई जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। यानी दोनों बॉडीज का जो मास है उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले चैप्टर में पढ़ा है आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपने मासेस को बढ़ाया, दोनों बॉडीज के वजन को बढ़ाया, तो फोर्स बढ़ जाएगी, या अगर मासेस आप कम कर देंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है बीच में, ये कम हो जाएगी। और आगे बताते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और इनके सेंटर के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, उसकी स्क्वायर वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम ये फासला जितना कम कर देंगे, फोर्स उतनी ज़्यादा हो जाएगी इनवर्सली। ठीक है, तो इस लॉ में 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कह रहे हैं कि कायनात की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। दूसरे हिस्से में बता रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। और तीसरे हिस्से में बता रहे हैं कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो ये है जी आपके सामने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ के जरिए सर आइजैक न्यूटन ने हमें ना सिर्फ ये बताया कि कायनात की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही होती है एक फोर्स के साथ, इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, बल्कि उस फोर्स के बारे में भी बताया। सिर्फ एक तो ये भी बताया वो प्रेजेंट है, और ये भी बताया वो कितनी है, कि वो फोर्स जो है वो दोनों बॉडीज के जो मासेस है उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप वजन बढ़ा दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अर्थ और मून के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों बॉडीज़ का मास ज़्यादा है। जबकि मेरे और लैपटॉप के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, क्योंकि मेरा भी मास कम है, इसका लैपटॉप का भी मास कम है। तो जितना वजन ज़्यादा होगा ना दोनों बॉडीज़ का, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। यानी कि दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है ना, उससे इनवर्सली, उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर आप दो ऑब्जेक्ट को करीब करेंगे, फासला कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी। दो बॉडीज को दूर कर देंगे, फासला बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी। ये वाला करेक्टर तो हमें मैग्नेट में और लोहे के टुकड़े में बड़े इजीली विजिबल हो जाता है। अगर हम मैग्नेट को लोहे के टुकड़े को करीब ले आते हैं तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कम होगी, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। आप लोहे के टुकड़े को और मैग्नेट को एक दूसरे से दूर कर दें तो फासला आपने बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। सिमिलरली आपको ये चीज़ ग्रेविटेशन फोर्स में भी होती है कि आप जितनी दोनों बॉडीज को दूर कर लेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और जितना करीब लाएंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये है जी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ के मुताबिक, इस लॉ को सर आइजैक न्यूटन ने पेश किया 1686 में, और इस लॉ के मुताबिक कायनात की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स दोनों बॉडीज का जो मास है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दो बॉडीज हैं। अब हमने इसकी इक्वेशन बना ली है जी, जाहिर बात है सर आइजैक न्यूटन ने आपको इक्वेशन बनाने के लिए हिंट दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और आप जानते हैं कि हम इन चीज़ों से फिर इक्वेशन बनाते हैं। तब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं कि उस फोर्स का जो दो बॉडीज के दरमियान पाई जाती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये दो बॉल्स कंसिडर करनी जी। लेट्स से कि जी पहली बॉडी का जो मास है पहली बॉल का वो है m1, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट है, दूसरी बॉल है, उसका मास हम ले लेते हैं m2। और इन दोनों के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, जो कि हम सेंटर से सेंटर तक का नाप रहे हैं, वो है जी r। ठीक है, तो ये तरह ध्यान में रख लिएगा। एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, और दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है वो r है। अब सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक ये जो पहली बॉल है m1, ये दूसरी बॉल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही होगी। सिमिलरली ये वाली बॉल भी दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। यही लॉ है, एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। तो m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। बस दोनों फोर्सेस की तादाद बराबर होगी, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तो एक को माइनस में बोल देते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये कंसीडर कर लीजिए सिचुएशन। तो सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक ये जो फोर्स ऑफ इक्वेशन आ रही है दोनों बॉडीज के दरमियान, पहली बात ये फोर्स दोनों बॉडीज के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने दोनों बॉडीज का मास लिया m1 और m2, दोनों का प्रोडक्ट बनाया मल्टीप्लाई करके। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई m1 m2 से।
ठीक है, ये m1 हो गया पहली बॉडी का मास, m2 हो गया दूसरी बॉडी का मास। तो ये हो गया जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और न्यूटन का जो लॉ है उसका सेकंड पॉइंट क्या है कि जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये हमने उस बात को मैथमेटिकली लिख दिया। उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। सेंटर का दरमियान ये जिन दोनों की बॉडीज के दरमियान जो फासला है उसकी स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये हो गया जी दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी आर, उसके स्क्वायर। ये हमने वो दोनों बातें जो हमें लॉ में मिल रही थी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिला लेते हैं जी। m1 m2 ऊपर आ गया, आर स्क्वायर नीचे आ गया। फिर आप जानते हैं कि अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना होता है तो हम इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट ला रहे हैं वो ये है जी जी। ठीक है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया, ये आ गया इक्वल्स टू का साइन और ये साथ साथ कांस्टेंट। यहाँ जो हम कांस्टेंट ला रहे हैं वो कैपिटल जी है। इस कैपिटल जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फिक्स है, पूरी कायनात के अंदर जी की वैल्यू फिक्स होगी, कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, चाहे ऑब्जेक्ट आपका बहुत छोटा हो चाहे ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा हो। इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लिएगा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो ये हमने जो है जो दोनों बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उसका हमने लॉ की मदद से फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी फिक्स वैल्यू है। m1 और m2 क्या है, दोनों बॉडीज का मास है। और आर क्या है जी, आपकी ये दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर करना होता है। दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसके मुताबिक हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। और जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए अट्रैक्ट कर रहा है वो ये है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम करने क्या जा रहे हैं जी, अब हम इस फॉर्मूले की मदद से मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करते हैं। ये जो आपको फॉर्मूला है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और इसका जो आपने इक्वेशन बनाया है, इससे आपने बहुत सारे फायदे उठाए हैं, इससे आपने बहुत सारी पॉसिबल चीज़ों को कैलकुलेट किया है। उनमें से एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ वैसे तो फिजिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए नहीं मालूम कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन हमने मास ऑफ अर्थ को लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया। तो हम करके देखते हैं जी, मास ऑफ अर्थ को निकालते हैं, वजन अर्थ का जो हमारा वजन है उसके लिए हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है और इसकी सरफेस पर हमारे पास एक छोटी सी बॉल प्लेस है रखी हुई है। आपने अर्थ का मास जो है वो me से डिनोट कर लिया, और जो आपके पास जो छोटी बॉल है जो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है, इसका मास हम ले लेते हैं m। तो ये दो बॉडीज हो गई, दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा जी, सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का फासला। और ये जो आपकी बॉल है ये बहुत छोटी सी है, तो इसका इसका फासला, इसका जो रेडियस है वो इतना मायने नहीं रखता। तो हमने दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लिया। तो ये हमारे पास सिचुएशन है जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के नाम से जिसका मास है me, दूसरी ऑब्जेक्ट इसकी सरफेस पे रखी हुई है उसका मास है m, और दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r e। अब हम इस पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं जी। ये हमारे पास जो दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज डालते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। तो एक चीज हो गई आपकी अर्थ, दूसरी चीज आपकी हो गई बॉल, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। अभी जो लॉ पढ़ा है हमने, तो ये दोनों बॉडी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, और इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ये है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, m1 की जगह आप एक बॉडी का मास डाल दें, m2 की जगह आप दूसरी बॉडी का मास डाल दें, और r की जगह आप ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको लिख देते हैं।
ठीक है, तो m1 की जगह हमने डाल दिया मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह हमने डाल दी छोटी सी बॉल का मास, और दोनों के दरमियान जो फासला होता है r, उसकी जगह हमने जहाँ का वेरिएबल डाल दिया रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा जी, अब एक तो ये फोर्स हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ के सिचुएशंस के अंदर अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर तो फोर्स लगा रहा होता है, यहाँ पर जी वही फोर्स कैलकुलेट करना है। अभी हमने उस फोर्स को लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की नज़र से देखा और उसकी ये इक्वेशन बन गई। लेकिन अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो उसको तो हम वेट भी कहते हैं, ये F इज इक्वल टू वेट, एंड वेट का फॉर्मूला होता है जी mg। तो ये जो फोर्स है आपके पास, ये जो फोर्स है ये आपकी mg के बराबर है, लिहाजा इस F की जगह आप mg डालते हैं। ठीक, तो ये जो F है फोर्स, एक तो ये फॉर्मूला बन रहा है इसका। उसके बाद अर्थ की सिचुएशन में ये फोर्स जो है वो वेट के बराबर भी होती है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, लिहाजा इस F की जगह हम डाल देंगे m, ये डाल देंगे। ठीक है, तो आपके पास अर्थ है एक ऑब्जेक्ट आपके पास छोटी सी बॉल है, दोनों के दरमियान है डिस्टेंस re। सबसे पहले आपने इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से निकाली, ये बन रही है GMEm अपॉन RE²। फिर आपने कहा कि ये जो फोर्स है F, ये फोर्स किसके बराबर होगी, वेट के, क्योंकि अर्थ की सिचुएशन में फोर्स वेट के बराबर हो जाती है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने इस फोर्स की जगह mg की इक्वेशन डाल दी आपने। अभी आपके पास बन रहा है फॉर्मूला mg इज इक्वल टू कैपिटल G MEm अपॉन RE²। दोनों साइड पे देखें m आपको नजर आ रहा है, कॉमन है जी, दोनों साइड से m को हमने काट दिया, और अब हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई जी, इस फॉर्म में आ गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपको इसमें मास ऑफ अर्थ चाहिए जी, ये तो ये जो कैपिटल जी है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये रेडियस का जो स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो ये आपने देखा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से आपने मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बना लिया, बहुत ही ईजी है। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी है जो आपके पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बन रहा है, इसकी ये जो तीन वेरिएबल्स हैं ये तीनों नॉन क्वांटिटीज है। ये जो g है, re है और कैपिटल G, इन तीनों की वैल्यूज हमें पता है। स्मॉल g की वैल्यू ऑब्जेक्ट सरफेस पर है, तो स्मॉल g की वैल्यू सरफेस पर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.38 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर, और ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये तीन वैल्यूज क्योंकि हमें पता है, अब हम इस फॉर्मूले में ये तीन वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जब इन तीनों वैल्यूज को डालकर सॉल्व किया तो मास ऑफ अर्थ जो आता है वो हमारे पास आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। ये हमने मास ऑफ अर्थ इजीली कैलकुलेट कर लिया। आपको भी ये कैलकुलेशन करके दिखानी नहीं है, तो सिर्फ आपने दिखाया कि फॉर्मूला ये है, ये वैल्यूज है, और हमने उसमें पुट किया, तो आंसर विल बी 6 मल्टीप्लाई 10⁻20। तो आपने देखा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से हमने एक जो नामुमकिन सी चीज थी अर्थ का वजन नापना, वो हमने कितनी आसानी के साथ निकाल दिया। तो हमने सिचुएशन ली कि अर्थ की सरफेस पर एक बॉल है, दोनों के दरमियान फासला रेडियस ऑफ अर्थ। सबसे पहले हमने कहा थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिन दोनों बॉडीज के दरमियान है वो ये है GMEm अपॉन RE²। फिर इस F को रिप्लेस करके आपने mg लिख दिया, m से m घट गया, ये आपके पास इक्वेशन रिड्यूस फॉर्म में आ गई। इसमें से मास ऑफ अर्थ का इक्वेशन बना लिया हमने, ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ का इक्वेशन बना, फिर हमने इसमें ये तीनों वैल्यूज डाली और फिर हमने सॉल्व किया, तो आंसर आ गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। तो ये तो ये था जी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और उसकी मदद से आपने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, और इसको हमें मैथमेटिकली वेरीफाई भी करना है। तो मैथमेटिकली वेरीफाई हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम इस टॉपिक से मुराद क्या है दलाइल देखेंगे। देखिए ये जो जी है ये आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 से इसको यूज करते आ रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जी, अगर हम इसको न्यूटन के सेकंड लॉ से एक्सप्लेन करें तो हम जानते हैं जी कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल पे ले आए,
आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दें और वो अर्थ की तरफ बढ़ती हुई आ रही है, तो जब वो अर्थ की तरफ बढ़ती हुई आ रही होती है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है जिसको आप कहते हो वेट। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी बिल्डिंग से ले जाकर अपने आप को छलांग लगा दूं, तो अब मुझ पर जो फोर्स लग रही होगी वो होगी वेट, जिसको आप डब्ल्यू कहते हो, जो आप अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो मुझ पे जो फोर्स लग रही है रेट के नाम से, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो जहां पर रेट की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स वैल्यू इज 9.8। ठीक है, तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल पे ले आते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप जब छोड़ देते हैं और वो जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम पर उस पर एक फोर्स लग रही होती है वेट के नाम से। एंड जो वेट प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब चैप्टर 3 और 4 में हमने इस वैल्यू को, या इससे पहले पहले तक जितने भी चैप्टर में, हमने इसकी वैल्यू को कांस्टेंट माना है, और हम कहते हैं जी कि इसकी वैल्यू है 9.8, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। जो हमने चैप्टर 3-4 के अंदर जी की वैल्यू 9.8 यूज की है, वो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो इसकी सरफेस पर वैल्यू। इसमें फर्क है। फिक्स वैल्यू का मतलब होगा किसी भी हिस्से में ले जाओ वैल्यू फिक्स होगी। जी की वैल्यू 9.8 सरफेस वैल्यू होती है, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट जमीन से थोड़ा बहुत हाइट में 100-200 मीटर ऊपर है, तो फिर ये आपकी वैल्यू है 9.8। लेकिन अगर आप जमीन को जितना, ये जो ऑब्जेक्ट है जितना आप ऊपर लेके जाते जाओगे ना, उतनी जी की वैल्यू कम होती रहती है। ये चीज में जरा ध्यान रखिएगा। तो जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, जी की वैल्यू चेंज होती है, चेंज होती रहती है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जमीन पर है, जमीन की सरफेस पर, या 100-200 मीटर हाइट पर है, तो उस टाइम पर तो आपकी जी की वैल्यू जो है वो 9.8 है। लेकिन अगर आप जमीन से ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर ले जाओगे, ऊंचाई पर ले जाओगे, ऊंचाई को कहते हैं हम एल्टीट्यूड, तो हम इस ऑब्जेक्ट को जितना ऊंचाई पर लेके जाएंगे, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर आप एल्टीट्यूड इंक्रीज करोगे, जी विल डिक्रीज, जी की वैल्यू कम हो जाती है। यही वजह है कि आपने सुना होगा कि पहाड़ की चोटी पे चले जाओ, K2 पे चले जाओ, माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, तो तबीयत अजीब सी हो जाती है और हालत खराब होने लग जाती है। वाई? बिकॉज जो K2 की चोटी है, पहाड़ की जो चोटियाँ होती है, वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड होता है, बहुत ऊपर होती है, तो हमारी जी की वैल्यू कम होती है। तो इसके मुताबिक अगर हम कराची पर हैं, तो कराची जो है ज़मीन की सरफेस पर है, यहाँ जी की वैल्यू होगी 9.8। अगर आप मरी के इलाके में निकल जाए, तो मरी जो है वो एल्टीट्यूड पर है, वो ऊंचाई पर है, पहाड़ की चोटी पे, वहाँ जी की वैल्यू जो है वो फिर कम होगी, 9.8 नहीं होगी, समथिंग अराउंड 7। फिर अगर आप K2 और माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ियों की चोटी पे चले हैं, तो जी की वैल्यू और कम हो जाएगी। बुर्ज खलीफा पे चले जाएं, जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये मकामात ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिएगा कि हमने जो है जी की वैल्यू को कभी भी कांस्टेंट नहीं कहा। हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, गाड़ी चल रही है रोडों पे, या हमने किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर की हाइट से वो फेंक दिया, तो इन वैल्यू, इन इतनी सी हाइट पर जी का ना इतना वेरिएशन नहीं होता, इसलिए हम उसको 9.8 कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम 100 मीटर 200 मीटर नहीं, हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो बहुत ऊंचाई होती है। तो ये है जी हमारे साथ मामला है कि जो जी की वैल्यू होती है 9.8, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद एल्टीट्यूड। ये ऊंचाई के साथ साथ अपने आप को तब्दील करती है। जितना आप एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे, जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, जी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर आप बहुत ऊपर चले जाओ, तो जी की वैल्यू माइट जी का खत्म भी हो सकती है। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन क्या है? वही लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। हम जानते हैं जी कि दो बॉडीज के दरमियान अगर आप फासला बढ़ाओगे, तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये कम हो जाएगी। यही है ना, लॉ ऑफ न्यूटन ने क्या कहा आपको? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो दोनों बॉडीज के दरमियान आप जितना फासला बढ़ाते हो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो वीक हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब हम जब इस ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर लेकर जा रहे हैं, और जितना हम इन दोनों बॉडीज को दूर लेके जा रहे हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि वेट, वेट हमने भी पिछले न्यूमेरिकल में देखा है कि अर्थ और इस बॉल के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो वेट ही है, mg।
तो हम जितने इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर लेके जा रहे हैं, दोनों बॉडीज के दरमियान फासला बढ़ रहा है, और फासला बढ़ रहा है इसका मतलब है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो वीक हो रही है। और अर्थ के मामले में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वेट ही होती है, वो वेट ही होती है। तो वेट कम होता जा रहा है, जाहिर बात है वेट कम हो रहा है तो उससे जो प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन, यानी कि ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कम हो रहा है। ये इतनी लंबी सी चेन है। आप जितना ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, आपका अर्थ और आपकी जो बॉल है वो, उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ रहा है, और फासला बढ़ने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है विच इज वेट, वो वीक होती जा रही है, तो वो कम हो रही है, रिड्यूस हो, कम कम होती जा रही है। अब वेट कम हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो उससे पैदा होगा वो भी कम होगा, तो यूं जी कम हो रहा है। लेकिन ये हमने, ये जो अभी एल्टीट्यूड की वेरिएशन को मैंने एक्सप्लेन किया, ये हमने वर्बली एक्सप्लेन किया, ये तो हो गया साइंटिफिक रीजन। अब हम इसको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। हम मैथमेटिकली ये साबित करेंगे एक इक्वेशन बना के कि वाकई में जी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है, यानी सरफेस पे अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो इस पॉइंट पर जी की वैल्यू 9.8 नहीं होगी, 9.8 में से कुछ कम हो रही होगी, माइनस माइनस 9.8 में से माइनस हो रही होगी समथिंग। तो ये इंशाल्लाह अब हम जो है टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डेरिवेशन, थोड़ी लॉन्ग डेरिवेशन है, और ये हमारा बिल्कुल आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।